हाँ, सभी बच्चों का वेलकम। आज हम बात करते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में, यानी पादप आकारी के बारे में बात करेंगे। पादप आकारी की क्या होती है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो नीट और जेट में आते हैं उनसे हम बात करेंगे। कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सभी बच्चे इधर देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी इसे बोलते हैं पादप आकार की। पादप आकार के हम क्या पढ़ते हैं, पहले ये बता दें आपको। पादप आकार हम पढ़ेंगे जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, इनकी बाह्य संरचना कैसे होती है। बाह्य संरचना का जब भी अध्ययन करते हैं उसे हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। और हम उत्तकों का अध्ययन, आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं एनाटॉमी। और वो कैसे काम करते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, खनिज लवणों का अवशोषण कैसे होता है, हम उसे बोलते हैं क्या, फिजियोलॉजी। तो हम बात करेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो आप जानते हो एक जो पादप होता है, पादप, उस पादप में जो बेसिक चीज़ें जो होती है, एक तो जड़ होती है, जड़, तना, पत्ती व फूल और फल होते हैं। यानी जड़ क्या है, तना क्या है, पत्ती क्या है, फूल क्या है और फल क्या है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर में। इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि जो पादप होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं और वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं आए हुए हैं, ठीक है। किस किस क्षेत्र में पादपों को क्या क्या नाम देते हैं, तो बात करते हैं उनकी हम सबसे पहले। तो इधर देखो सब, जैसे हम बात करते हैं पादप क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रों में पादप। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखो ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके और आए हुए क्वेश्चन है। जैसे एक तो होता है जीरोफाइट, ये क्वेश्चन आया हुआ जीरोफाइट। जीरोफाइट का मतलब होता है मरुद्भिद पादप। कौन से पादप, मरुद्भिद, मतलब किसको, हाँ, मरुद्भिद पादप या मरुस्थलीय पादप। मरुस्थलीय पादप, इनमें वह पादप आएंगे जिनको जल की आवश्यकता कम होती है, ठीक है। यानी जल की कम आवश्यकता में भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। उन पादपों का हम क्या बोलते हैं, मरुद्भिद। जैसे यानी जल की कमी वाले क्षेत्र में, जल की कमी वाले क्षेत्रों में उगने वाले पादप। ऐसे कौन कौन से हैं, जैसे कौन कौन से हैं, जैसे नागफनी है, कैक्टस है, इसका डंटाथोर कैक्टस है। हाँ, आंकड़ा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, और उसको नहीं लिखेंगे ना। तो नागफनी है, कैक्टस है, डंटाथोर है, ये अधिकतर क्या होते हैं। जैसे खेजड़ी है, उनको भी हम मरुद्भिद बोल सकते हैं, खेजड़ी को बोल सकते हैं हम, ठीक है, ठीक है। ये क्या होते हैं, जीरोफाइट। तो याद रखना है जीरोफाइट को, अगर आपको इंग्लिश ऐसे याद नहीं रहती तो आप ऐसे हिंदी में भी जीरोफाइट लिख सकते हो। जीरोफाइट एग्जाम में देखो यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, हम ये 5 प्रकार पढ़ेंगे हम, वहाँ से क्वेश्चन आए हैं। जैसे जीरोफाइट होते हैं, हेलोफाइट होते हैं, है ना। इसके अलावा हाइड्रोफाइट होते हैं और एपीफाइट होते हैं, ठीक है। जीरोफाइट प्लांट, मरुद्भिद यानी मरुस्थलीय पादप, रेगिस्तानी पादप बोल सकते हैं ना, वो तो आप जानते हो और ज़्यादा आप समझदार हो वैसे भी। मानवस्ती के भूल जाएगा, लिख लो, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर, और उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट। जहां भी शब्द आता है हाइड्रो, मतलब हाइड्रो का मतलब हाइड्रोफाइट। देखो यहाँ फाइट पहले बताया था मैं, फाइट शब्द जहाँ भी आता है तो फाइटोन से निकल के आया ही है। और फाइटोन शब्द आता है पादप के लिए। फाइटोन शब्द किसके लिए आता है?
पादप के लिए। और हाइड्रो जो शब्द आता है, हाइड्रो, ये हाइड्रोजन के लिए आता है, मतलब जल के लिए आता है। ठीक है, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन के लिए आता है, जल के लिए आता है ये। तो हाइड्रो जहाँ भी शब्द आए कंफ्यूज नहीं होना है, जल के लिए आया है, मतलब जल में उगने वाले पादप। फाइटोन सिंपल सा तरीका है, फाइटोन यानी पादप, हाइड्रो यानी जल, जल में उगने वाले पादप। तो ऐसे पादपों को बोलते हैं हम क्या, जलोद्भिद। क्या बोलते हैं हम, जलोद्भिद पादप। तो सिंपल सा तरीका, जल में उगने वाले, जल में उगने वाले। और जल में उगने वाले पादप। और जलीय पादपों की एक विशेषता होती है, एक तो इनमें पत्तियों पर तने पर मोमी आवरण होता है ताकि ये खराब नहीं हो। अगर अनुकूलन देखो ना इनके पास आप, तो अनुकूलन क्या है, पत्तियों पर तनों पर क्या होता है, पत्तियों तनों पर मोमी आवरण होता है, मोमी आवरण, जिससे पत्तियां खराब नहीं होती। और ज़्यादातर पत्तियां कटी फटी होती है। पत्तियां क्या होती है, पत्तियां कटी फटी। ठीक है, पत्तियां क्या होती हैं, कटी फटी होती है, ये विशेषता होती है। अब कौन कौन से पादप हैं, जलीय पादप, जैसे ड्रोसेरा घास है, ड्रोसेरा ये घास है, ड्रोसेरा। ठीक है, इसके अलावा वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया है, अरे कमल है। ठीक है, जलकुंभी मान लो, है ना। जलकुंभी को तो आप जानते हो, बंगाल का आतंक या वाटर हाइसिथ, वाटर हाइसिथ के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, या बंगाल का आतंक, बंगाल का आतंक, वाटर हाइसिथ। आइकोनिया क्रेसिपस बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, आइकोनिया क्रेसिपस, ये इसका क्या है, वानस्पतिक नाम है। तो जलोद्भिद का याद रखना है, हाइड्रो मतलब क्या होता है, जल, और फाइटोन का मतलब क्या होता है, पादप। तो जल में उगने वाले पादप, सिंपल सा तरीका है। तो ये हो गया हाइड्रोफाइट पादप। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा निम्न में से जल में उगने वाले पादपों को किस नाम से जाना जाता है, जलोद्भिद, ड्रोसेरा, वेलिसनेरिया, ये भी जलीय पादप है। जल की सतह पर परागण होता है, लिखाया था ना, आपको याद हो तो वो चैप्टर नहीं पढ़ाएगा, अभी नहीं पढ़ाया वो चैप्टर है ना। जल की सतह पर परागण होता है, ये भी पूछ लेता है ना इसमें। तो ये थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिसमस किसमिस का है क्या, किसमिस, क्रिसिपस, क्रिसिपस है, मतलब ये इसका वानस्पतिक नाम है, ये वंश हो गया, ये जाति हो गई। पहला नाम वंश का, दूसरा नाम जाति का, लिखा दिया नहीं ये तो। अरे वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, वानस्पतिक नाम लिखते हैं या परिणाम लिखते हैं, तो पहला नाम वंश का, दूसरा नाम जाति का लिखते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन ऐसे आता है, निम्न में से जल में उगने वाले पादपों को कहा जाता है, ऐसे आ जाएगा। फिर नीचे लिख देगा हेलोफाइट, ठीक है, हाइड्रोफाइट, एपीफाइट, ऐसे लिख देगा आपको, फिर उसमें ऑप्शन देखना है। और आए हुए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं मीजोफाइट। मीजोफाइट मतलब, मीजो मतलब समोद्भिद, समोद्भिद। मीजो का मतलब होता है मध्य में, मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो आसपास आपके दिख रहे हैं, ये एक प्रकार से जैसे गेहूं है, नीम है, जो हम फसलें उगाते हैं, ये समोद्भिद में आती है। इनको न तो ज़्यादा जल की आवश्यकता है, न ज़्यादा ताप सहन कर सकते हैं, सामान्य अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सामान्य अवस्था में, सामान्य वातावरण में, सामान्य वातावरण में उगने वाले, जैसे यहाँ आसपास के लिख दो पादप, हाँ, जैसे गेहूँ लिख दो, खेजड़ी लिख दो, ठीक है, नीम लिख दो,
आम लिख दो, जवार लिख दो, जो भी फसलें हम उगाते हैं नॉर्मली, ठीक है, ये है। तो ये आपको याद रखना है। मीजो का मतलब होता है समोद्भित पादप, है ना। अरे मत बोल, जारी रखता है मतलब, जब से मतलब आया, जब से बहस लिखते रहेगा, बात करते रहेगा। इतनी देर में याद कर लेना उनको, फिर एग्जाम में भी ये लिख के आएगा ऐसे। हैं, पढ़ाई के मामले में करता है क्या? नहीं, ऐसे तो बहुत अच्छा है और आप सब जानते हो, है ना। चलो ठीक है। तो मीजोफाइट समझ गए, लिख लिए इनको, समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन बता दूंगा और, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ उतार लो, तो कहाँ मिटा दिया। हाँ लिखो आराम से, अब मैं आराम से पढ़ाऊंगा। नंबर निवेदन है, मैं आराम से पढ़ाऊंगा। किसी लेना है लीजिए, वरना तो हाइड्रोफाइट समझ गए, मीजोफाइट समझ गए, और जीरोफाइट। चौथा है हेलोफाइट। हेलोफाइट, हेलो का मतलब होता है लवणीय। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलाइन। हेलाइन शब्द से निकल के आया ये, हेलाइन से। और हेलाइन का मतलब होता है लवणीय, लवणीय। तो ऐसे पादप जो समुद्र के आसपास या ज़्यादातर लवणीय जो क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों की ज़्यादा अधिकता होती है, उन्हें बोलते हैं लवणीय पादप, यानी लवणोद्भिद। लवणोद्भिद। तो ऐसे पादप कौन कौन से हैं? ठीक है, यहाँ से देखो, लवणोद्भिद में समुद्र के किनारे उगने वाले, एक क्वेश्चन था ये आया हुआ था, समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे उगने वाले पादपों को, समुद्र के किनारे उगने वाले पादपों को, हाँ समुद्र, मैंग्रोव, मैंग्रोव कहते हैं, या मैंग्रोव वन कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, कि समुद्र के किनारे उगने वाले वनों को या पादपों को किस नाम से जाना जाता है? मैंग्रोव के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मैंग्रोव के नाम से। तो याद रखना है। इसके अलावा एक यहाँ से एक क्वेश्चन और है, एक राइजोफोरा प्लांट है, राइजोफोरा। देखो राइजोफोरा एक पादप होता है, और जहाँ पर दलदली जो सतह होती है, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो दलदली सतह, दलदली सतह भी लिख सकता है, यहाँ पर दलदली सतह पर, उनको मैंग्रोव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चाहे दलदली बोले, चाहे मैंग्रोव वो बोले, समुद्र के किनारे बोले। तो ऐसे ही एक राइजोफोरा प्लांट होता है, उसमें क्या होता है, श्वसन क्रिया करने के लिए राइजोफोरा की कुछ जड़ें ऊपर की ओर आ जाती है और श्वसन क्रिया में सहायता करती है, उन्हें निमेटोफोर बोलते हैं। तो राइजोफोरा पादप की जड़ें सतह के ऊपर आ जाती है, सतह के ऊपर वह श्वसन क्रिया करती है, वह श्वसन क्रिया करती है, क्या करती है? श्वसन क्रिया। और उन्हें बोलते हैं निमेटोफोर, न्यूमेटोफोर। ये न्यूमेटोफोर श्वसन के लिए आता है ना, न्यूमेटोफोर, इन्हें न्यूमेटोफोर कहते हैं, इन्हें न्यूमेटोफोर कहते हैं, ठीक है, याद रखना है ना। देखो राइजोफोरा जो प्लांट होता है, दलदली सतह पर श्वसन की कमी होने के कारण ऊपर आ जाती है जड़ें ऊपर की ओर, और वो श्वसन करती है, और उन जड़ों को बोलते हैं निमेटोफोर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी है ना, राइजोफोरा प्लांट याद रखना है। तो इससे भी नोट कर लीजिए आप। कैसे करते हैं नोट?
हैं, नोट कर लीजिए। और आगे हम देखेंगे, आगे हम बात करें ना, एक होता है एपीफाइट। क्या होता है? एपीफाइट। पहले देखो एक बार सब बच्चे, एपी का मतलब क्या होता है? ऊपर। फाइट का मतलब नीचे। फाइट का मतलब पादप। तो मतलब प्लांट के ऊपर प्लांट, जैसे वेंडा है ना, आर्किड, मतलब ऐसे क्या, इन्हें बोलते हैं हम अधिपादप। अधिपादप यानी पादप के ऊपर उगने वाले, पादप के ऊपर, पादप के ऊपर उगने वाले पादप कौन कौन से हैं? जैसे आम पर आर्किड, आम पर आर्किड, आर्किड है, वांडा है ना, वांडा है। हाँ, तो ये हो गया आम पर आर्किड, वांडा, ठीक है। अधिपादप बोलते हैं उन्हें, अधिपादप। ना ना, वो तो एक प्रकार से तो क्या है, वो परजीवी हो गया, पूर्ण परजीवी हो गया वो तो एक प्रकार से। हाँ ठीक है। अब इसमें देखो आर्किड में एक बार बता दूं, वैसे तो पीछे आएगा ये टॉपिक आर्किड वाला। आर्किड में क्या है, कुछ इसकी कोशिकाएं क्या है ना, जड़ें बाहर की ओर निकल के आ जाती है ना, वेलामेंट टिश्यू पाए जाते हैं और आसपास की नमी को सोख लेते हैं ये, ठीक है। हाँ, ये नुकसान नहीं पहुंचाते। वो सर इकोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम इसको, है ना, वहां लिखा दूंगा मैं। वो बात अलग है, इसके ऊपर थोड़ी उगती है वो। हाँ, नीम के ऊपर पीपल। हाँ ठीक है। हाँ हाँ उग सकती है, इसमें क्या दिक्कत है, इसको लिख लो। तो ये थे पादप, ठीक है। एक होता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी से संबंधित जड़ के बारे में। इधर देखो रे, इनको लिखो। तो हम जड़, तना, पत्ती, फूल एक एक के बारे में पढ़ेंगे और इनके रूपांतरण में पढ़ेंगे, क्योंकि रूपांतरण से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप गाजर खाते हो, गाजर कौन सा भाग है वो? तना। और अरबी खाते हो, अदरक, अदरक, अरबी, प्याज, इसके अलावा आलू, ये सब क्या है? पेड़ पौधे के कौन से भाग है? तना, ठीक है। तो ये तने वाले भाग है। तो ऐसे हम इनके रूपांतरण पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। हाँ ठीक, इसको लिख लिया क्या? तो फिर क्या कर रहा था, इतनी बातें करे जा रहा था मतलब। लिख, जल्दी लिख। और लिथोफाइट भी होता ना, एक लिथोफाइट, लिथोफाइट पत्रों पे उगने वाले, लिथोफाइट पत्रों पे उगने वाले लिथोफाइट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ना, मूल के कौन से, मूल के यानी जड़ के कौन से क्षेत्र से, जड़ के कौन से क्षेत्र से जल व खनिज लवणों का, जल व खनिज लवणों का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। क्या है क्वेश्चन? मूल के कौन से क्षेत्र से जल व खनिज लवणों का अवशोषण होता है? ऑप्शन है, एक तो विभुजत्तक क्षेत्र, विभुजत्तक मेरिस्टेमेटिक्स रीजन है ना। दूसरा परिपक्वन क्षेत्र, मैच्योरिफिकेशन है ना, मैच्योरिफिकेशन। ठीक है। इसके अलावा आता है दीर्घीकरण, इलोंगेशन क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र।
चौथा है मूल गोप। आंसर बताना इसका क्या आएगा। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मूल के कौन से क्षेत्र से जल व खनिज लवणों का अवशोषण होता है। मतलब अवशोषण का मतलब है कि जड़ जो है खनिज लवणों को अवशोषित करती है जल को और इनको, वो जड़ का कौन सा क्षेत्र होता है। विभज्योतक क्षेत्र होता है, परिपक्वन क्षेत्र होता है, दीर्घीकरण क्षेत्र होता है या मूल गोप होता है। बताओ। अभी हम पढ़े नहीं है उसको, अभी बता देंगे, ठीक है, वही पढ़ेंगे हम। देखो उसका आंसर आएगा परिपक्वन क्षेत्र, क्योंकि परिपक्वन क्षेत्र के अंदर ही पाए जाते हैं एक विशेष संरचना अंगुली के समान। उन्हें हम क्या कहते हैं, रूट हेयर यानी मूल रोम। अभी हम पढ़ेंगे उनको, ठीक है। क्वेश्चन को नोट कर लो आप, ठीक है, इसको नोट कर लो। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं ना इन्हीं ऑप्शनों के साथ। मूल के कौन से क्षेत्र में संक्रमण होने की संभावना न्यूनतम होगी या सबसे कम होगी, यानी कौन से क्षेत्रों में कम होगी। तो यही क्षेत्र वापस लिख रहा हूं मैं, विभज्योतक क्षेत्र, ऑप्शन वही है ना, परिपक्वन क्षेत्र, तीसरा है दीर्घीकरण क्षेत्र यानी इलॉन्गेशन, और चौथा है मूल गोफ। तो आपको आंसर यह बताना है कि संक्रमण होने की संभावना किस में कम होगी। अगर आपने इन शब्दों के बारे में अगर मतलब याद है, इनके मीन्स क्या है, तो आप बता सकते हो आंसर। मेरिस्टमेटिक, हाँ तो आंसर यही आएगा इसका आंसर यही आएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। दीर्घीकरण क्षेत्र को इलोंगेशन बोलते हैं हम, इलोंगेशन। मूल गोप को बोलते हैं हम रूट कैप, और परिपक्वन आप जानते हो मैच्योरिफिकेशन। ये इनके मतलब है, तो इनके इंग्लिश भी लिख लेना साथ के साथ। कई बार क्या होता है हिंदी नहीं आती, इंग्लिश को हिंदी में कैसे लिख के देता है वो आपको मालूम है अच्छी तरह, इनको भी नोट कर लो। हाँ लिख लिए क्या, याद रखना ना, मोस्ट क्वेश्चन है इसके, इस टॉपिक के तो ये 2 ही क्वेश्चन है मेन। सुन लो, जो अभी टॉपिक पढ़ाएंगे जड़ की संरचना यानी मॉर्फोलॉजी, उसमें से ये 2 ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बस, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसी परिपक्वन क्षेत्र से और बना देगा, बस ये 3 क्वेश्चन है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछता, ठीक है। और ये मूल रोम वाला है ना परिपक्वन क्षेत्र, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है। चले आगे। हाँ तो देखते हैं आगे हम, ठीक है। क्या देखना चाहता है, ठीक है। तो इधर देखो, जड़ की या मूल की संरचना, बाह्य संरचना मान लो, मूल की बाह्य संरचना, और बाह्य संरचना को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मूल की बाह्य संरचना, हाँ, द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ रूट या मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं इसे, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, ठीक है। जड़ की मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है। और उसमें जो अभी क्षेत्र लिखे थे उन क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो जड़ होती है ना, जड़ तो 2 प्रकार की होती है, यानी जड़ के 2 प्रकार,
जड़ के प्रकार। दो प्रकार की होती है जड़। एक तो होती है मूसला जड़, मूसला जड़ तंत्र, ठीक है। और एक होता है झगड़ा, हाँ जकड़ा जो भी बोलते हैं। मतलब जब लड़ाई करते हैं तो जैसे झगड़ जाते हैं ना, वैसे संरचना होती है। अब कैसे होती है भी बता देंगे, ठीक है। इसे टैप रूट बोलते हैं, टैप रूट, टैप रूट। और इसे एडवेंटियस रूट, ठीक है। एडवेंटियस बोल दो या एडवेंटियस रूट। तो झगड़ा मूल तंत्र में क्या होगा, देखो ध्यान से। जैसे आप जितने भी द्विबीजपत्री पौधे हैं, सीधा याद करने का तरीका, हाँ कल, अरे आप थोड़ी खुद को मतलब पौधा है ना। द्विबीजपत्री पौधे मतलब डाइकोट, डाइकोट प्लांट। जितने भी डाइकोट, हम कल भी लिखे थे, डाइकोट प्लांट जो होते हैं द्विबीजपत्री। जैसे अभी ये मूंगफली मान लो, नीम मान लो, जिसमें दो बीज पत्र होते हैं, उनमें आप खोद कर निकालोगे जड़ को तो एक बड़ी सी जड़ निकलती है, उससे फिर छोटी छोटी जड़ें और निकलती रहती है। मतलब इनमें क्या होता है, एक मुख्य मूल होती है, उससे फिर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, मतलब प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक मूलें होती है। और इसमें जैसे आप जैसे एक बीजपत्री देखो, आप एक बीजपत्री, जैसे आप एक बीजपत्री पौधे देख लो, गेहूं को निकाल लो, इनके आकर निकालो, खोद कर नीचे देखो, गुच्छा सा निकलेगा एक जड़ का, ठीक है। नारियल देख लो, उनमें मुख्य मूल नहीं होती है, इसलिए इन्हें बोला झगड़ा। कई बार इसे अपस्तानी भी बोल देते हैं हम, ठीक है। तो एक बीजपत्री यानी मोनोकोट, इंग्लिश से लिख लेना मोनोकोट रूट, या मोनोकोट प्लांट की बात कर रहे हैं मैं यहाँ पर, तो प्लांट लिखो है ना, है। जैसे इसमें गुच्छा ही होता है। देखो एक मुख्य मूल हो गई, फिर इससे जड़ें निकल के जा रही है ऐसे, ठीक है। और इनसे भी फिर और छोटी छोटी जड़ें निकलती है। जैसे आप अब नीम को खोद के देख लो, अशोक को खोद के देख लो, ऐसे जड़ें होती है। जिसमें एक तो क्या होती है, प्राथमिक जड़ होती है, फिर इससे और जड़ें निकलेगी, द्वितीयक जड़ें बोल देंगे। बोले जा रहा है, हद ही कर दी मतलब। बताओ ना क्या बोल रहा है, द्वितीयक जड़, हाँ तृतीयक जड़। मतलब यह है कि मूसला जड़ तंत्र जो होता है या मूल तंत्र होता है, उसमें एक मुख्य मूल होगी, ठीक है, और उससे फिर अन्य और जड़ें निकली होती है। इसलिए हम नाम दे देते हैं प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़, तृतीयक जड़, ठीक है। और एग्जाम्पल की याद करें तो डायरेक्ट याद रखो द्विबीजपत्री पौधे। अब कौन कौन से आसमान में जिसमें दो बीज पत्र होंगे, कल लिखाया था अंतर मैंने एक बीजपत्री में, द्विबीजपत्री में, तो वहीं से क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। कई बार ऊपर से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से, तो याद रखना है। यहाँ पर अगर देखें हम, जैसे गेहूं देख लो आप, ज्वार देख लो, हाँ कोई मुख्य मूल नहीं होती है, ऐसे गुच्छा साग, मतलब जो तना हो गया ना, तने के आधारी भाग से क्या होगी, खूब सारी छोटी छोटी जड़ें निकली होती है, इन्हें बोलते हैं झगड़ा। तो मुख्य मूल नहीं होती है, इसमें क्या होता है, रोम जैसी संरचनाएं, हाँ मुख्य मूल नहीं होती है, मुख्य मूल नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो आप, गेहूं है, ज्वार है, ठीक है, बाजरा है, इत्यादि है ना, जितने भी एक बीजपत्री है। और इसमें मूंगफली, इसके अलावा दालें, दाल वाले प्लांट ये आ जाएंगे। तो इसको नोट करो आप, फिर हम पढ़ेंगे जड़ की बाह्य संरचना। सही है ना। कई बार क्वेश्चन देखो, कई क्वेश्चन है ना एक पूरे पेपर में, एक दो तीन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऊपर से पूछता है, जिनको कहते हैं ना, कौन से क्वेश्चन, गणेश दास जी सर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उन्हें, लल्लू क्वेश्चन है ना। कौन से क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन।
लिख लिया रे। सर्विस क्या है, उसको पूरा चेंज ही कराना पड़ेगा। मतलब पूरा चेंज करवाना है। वो कह रहा है इसको अभिषेक को चेंज कर दूँ क्या, रिपेयर कर दूँ क्या, ये बोला। मैं इसका पूरा ही खटा रहा है, ये तो पूरा चेंज करना पड़ेगा इसको तो। टार्जन है ना, टार्जन मूवी की जैसे याद आ रहा होगा मतलब। नोट कर लिए, इनको याद रखना है। सिंपल सा तरीका है, एक बीजपत्री याद रखो, झगड़ा जड़ तंत्र याद रखो, ठीक है। द्विबीजपत्री याद रखो, मूसला यानी टैप रूट याद रखो, सिंपल सा तरीका, ठीक है। ऐसे ही तरीके मिलेंगे आपको, ठीक है। आगे देखें। ये नहीं दिख रहे, ये तो दिख रहे हैं ना, बताए नहीं रहे, दिख रहे नहीं है। ऊपर दिख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर बस। अरे उसको एडिट नहीं करना है, उसको पूरा चेंज करना है। ठीक है, इधर देखो अब ना। ठीक है, तो हो गया एक बीजपत्री। मुख्य मूल नहीं होती है, ठीक है, इनमें मुख्य मूल होगी, सिंपल सा तरीका। हाँ इधर देखो, आप ये तो जानते हो जो कि जड़ होती है ना, जड़ जड़ यानी रूट यानी मूल, ठीक है। तो ये प्रकाश से दूर जाती है, पृथ्वी की ओर जाती है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती। ऋणात्मक इसलिए बोलोगे प्रकाश से दूर जाती है, धरती की ओर जाती है, इसलिए क्या बोलेंगे, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, ठीक है। क्योंकि मेन क्या होता है, इसको चाहिए जल और खनिज लवण, वो ऐसे ऊपर तो मिलेंगे नहीं, धरती में होंगे, तो सौर्य की धरती की ओर जाना है इसको, ठीक है। तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती और प्रकाश से दूर जाती है, इसलिए ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती बोलते हैं। अब इसकी संरचना देखो, ओनली हम संरचना देखेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी वाला, तो ध्यान से देखो। ये इधर ठीक है। अब अलग अलग क्षेत्र हम बना देते हैं इसमें। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, तो जब भी हम जड़ को अगर खोद कर निकालें और उसके शीर्ष भाग को देखें, कौन से भाग को, जड़ के शीर्ष भाग को, उसमें आपको मुख्य रूप से 3 भाग दिखाई देते हैं, 3 भाग, ठीक है। जो चौथा भाग लिखें वो 3 भाग मुख्य कौन कौन से होते हैं,
और इनका क्या क्या काम होता है। ठीक है, सबसे पहले भाग की बात करें हम, जड़ का जो शीर्ष भाग होता है, ठीक है, टॉप पर, उस भाग के पीछे वाला जो भाग है उसे हम बोलते हैं विभुजितक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? विभुजितक क्षेत्र, यानी मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेटिक रीजन। और इस विभुजितक क्षेत्र का जो शीर्ष भाग है, मतलब एक रूट का जो शीर्ष भाग है उसे हम बोलते हैं रूट कैप। कैप के जैसे यानी टोपी के जैसे संरचना होती है, इसलिए बोलते हैं मूल गोप। अब ध्यान से सुनो, यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। पहले हम इसकी बात करते हैं, रूट कैप का काम क्या होता है? जड़ के या मूल के शीर्ष भाग पर पाया जाता है और ये काम करेगा मार्ग बनाने का और सुरक्षा का काम करेगा। तो इसका काम क्या होता है? मार्ग व सुरक्षा, ये इसका काम होता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछता है कि जड़ के कौन से भाग शीर्ष पर स्थित होता है, डायरेक्ट पूछ लेता है, तो रूट कैप होता है। ठीक है, शीर्ष भाग पर। विभुजितक क्षेत्र की बात करें तो विभुजितक क्षेत्र को में क्या होता है? नाम ही क्या है इसका? विभुजितक क्षेत्र। और हम एक उत्तक पढ़ेंगे, विभुजितक यानी मेरिस्टेमेटिक, जो प्रारंभिक उत्तक होता है, और इनमें बार बार क्या होता है? डिवाइडेशन यानी विभाजन होता है। बार बार डिवाइडेशन के कारण क्या होता है? संक्रमण होने की संभावना बहुत कम होती है। तो इसमें क्या होगा? सेल डिवीजन बार बार होता है, क्योंकि ये प्रारंभिक कोशिका है, बार बार होता है। दिख रहा है? इसलिए इस क्षेत्र में संक्रमण होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, यानी विभुजितक क्षेत्र में संक्रमण होने की संभावना बहुत कम है। आपसे यहां से एक क्वेश्चन तो ये होता है संक्रमण होने की, जो मैंने बना दिया है। एक इस रूट कैप से पूछ लेता है शीर्ष भाग, एक इसकी सीक्वेंस से पूछ सकता है। ठीक है, ये सीक्वेंस बना रहा हूं। जैसे पहला पॉइंट ये हो गया, इसके अग्रभाग को बोलते हैं रूट कैप। और यहाँ पर एक बिंदु होता है शांत क्षेत्र। ऐसे कहते हैं कि यहाँ की जो कोशिका है ना, डिवाइड नहीं होती है, इसे शांत क्षेत्र बोलते हैं, शांत क्षेत्र। और ये विभुजितक क्षेत्र में स्थित है, और इसे क्यूसेंट रीजन या सेंटर, शांत केंद्र बोलते हैं, शांत केंद्र यानी सेंटर। ठीक है, क्यूसेंट सेंटर भी बोलते हैं। इसके पीछे की ओर, इधर देखो, इसके पीछे की ओर आए हम, तो इस भाग को, ये भाग तो ये हो गया, ये भाग ये हो गया। इस भाग की बात करें तो इस भाग को हम बोलते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? दीर्घीकरण क्षेत्र, यानी इलोंगेशन एरिया बोल सकते हैं या रीजन बोल सकते हैं। इस क्षेत्र में क्या होता है? यहाँ की कोशिकाएं क्या करती है? जड़ की लंबाई बढ़ाने में सहायक होती है। मतलब जड़ की जो लंबाई बढ़ेगी ना, इसके लिए जिम्मेदार होती है। तो याद रखना है, जड़ की या मूल की लंबाई बढ़ाता है या बढ़ाती है? देख लेना, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है अपने हिसाब से। ठीक है, बढ़ाती है बढ़ाता है। ठीक है, याद रखना है इसको। इसके अलावा ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, इस क्षेत्र को बोलते हैं हम परिपक्वन क्षेत्र। तो देखो, मैंने नीचे से यानी शीर्ष भाग से इनके क्रम लिखे हैं। जैसे पहला भाग ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, क्रम से लिखे हैं। आपको याद रखना है सीक्वेंस भी। शीर्ष भाग से पूछे, चाहे इधर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। परिपक्वन क्षेत्र की बात बताएं आपको, तो इसमें ये जो आपको दिखाई दे रही हैं ये संरचनाएं, ये बाल की जैसी संरचनाएं, बाल के समान, बाल या रोम के समान, इन संरचनाओं को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रूट हेयर यानी बाल,
रूट यानी जड़, जड़ के बाल मतलब बाल की जैसी संरचनाएं होती है और इनका ही काम होता है जल और खनिज लवणों को क्या करना, अवशोषित करना। यानी जमीन के अंदर जड़ है और जड़ के अंदर क्या करेगी, जो खनिज है जल है उनको अवशोषण करने का जो काम करता है मूल का, ये क्षेत्र करता है। ठीक है ना। अरे जाइलम इसके अंदर है, जाइलम तो जाइलम तो इसके अंदर है, तो जाइलम तक पूछाएगा कौन, ये। ठीक है। इसी जाइलम से पहले भी आपको बता दूं, उससे पहले भी वल्कुट क्षेत्र आता है, एंडोडर्मिस आती है, हाइपोडर्मिस आती है। ठीक है। पर वहां तक ले जाएगा भी कौन, ये। सिंपल सा तरीका है। ठीक है। मतलब ऐसे कह रहे हैं कि खेत के अंदर पानी ले जाना है, तो पानी ले जाने के पहले जो पाइपलाइन बिछाई जाती है ना, ठीक है, वो पाइपलाइन क्या है, रूट हेयर है। ठीक है। तो ये रूट हेयर है, इसे बोलते हैं मूल रोम। ये क्या करेगी, जल व खनिज लवणों का अवशोषण। याद रखना है कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, परिपक्वन क्षेत्र में। ठीक है। तो ये थे जड़ के 3 भाग, विभिजोतक क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र। कई बार किताबों में 4, इसको एक चौथा नाम दे देते हैं, इसको पहला दे देते हैं रूट कैप को। ठीक है। तो वैसे 4 देते हैं, पर मुख्य रूप से 3 ही भाग होते हैं इसके। तो ये थे एक जड़ की मॉर्फोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन। और यहाँ से एक तो क्वेश्चन तो ये पूछता है, रूट हेयर याद रखना है कौन से क्षेत्र में, परिपक्वन क्षेत्र में। जड़ कैसी होती है, ऋणात्मक व धनात्मक, मतलब ऋणात्मक प्रकाशनवर्ती, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, और ये इसका रूट कैप वाला। ठीक है। और ये क्रम से याद रखने, तो लिख लो। इसलिए इस क्षेत्र में संक्रमण होने की संभावना बहुत कम होती है। कौन से क्षेत्र में, विभिजोतक क्षेत्र में। ठीक है। अब चाहे वो एक बीजपत्री जड़ हो चाहे द्विबीजपत्री जड़ हो, है ना, संरचना ऐसी होती है शीर्ष भागों की, जड़ के शीर्ष भाग की संरचना ये होती है। ठीक है।